एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर पेपर लीक मामले में अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं और शायद इसीलिए एसओजी ने फिर से आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा है, क्योंकि एक दिन पहले आरोपियों से आरपीएससी में 10-10 घंटे तक पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो अभी कई और सवाल खड़े कर गया है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक के गुनहगार अभी और खोलेंगे राज। 3 दिन और सवालों के जवाब देगा बाबूलाल कटारा। रायका समेत बेटा बेटी की 2 दिन की मिली रिमांड। घंटों सवालों से सामना होगा, खैर गुनाह कबूल ना होगा। एसओजी ने बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका समेत 10 ट्रेनी एसआई को एसओजी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में लाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। कोर्ट ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। तो वहीं इसके साथ ही रामूराम रायका समेत उसके बेटे देवेश और शोभा के साथ आरोपी ट्रेनी एसआई मंजू, अविनाश, ब्रिजेंद्र, रितु, अनिल और अर्जुन को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। एसओजी ने आज बाबूलाल कटारा और रायका को अन्य मुलजमान के साथ कोर्ट में पेश किया था। इस बाबूलाल कटारा को 3 दिन का, बाकी सभी को 2 दिन का रिमांड दिया और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उसके लिए कोर्ट ने सारा देखा है। उसके बाद में 3 दिन का रिमांड रायका के लिए और 2 दिन का रिमांड अन्य के लिए दिया। कई सारी दलीलें कोर्ट की एसओजी की तरफ से कोर्ट को दी गई, जिसमें कहा गया कि कल जब आरोपियों को आरपीएससी के मुख्यालय ले जाया गया था तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स एसओजी को मिले, उनकी तस्दीक करनी हमको बाकी है। आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद इन्हीं जो डॉक्यूमेंट जो आरपीएससी के मुख्यालय से मिले हैं एसओजी को, उनकी तस्दीक की जाएगी, उनके बारे में पड़ताल, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। वहीं पर कुछ आरोपियों के बारे में ये भी कहा गया कि ये लोग जो हैं अभी तक अपना जो पता तक नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे दलीलें एसओजी की ओर से रिमांड लेने की जो बात कही गई तब कही गई है। पेपर लीक में आरपीएससी के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद सवाल आरपीएससी पर भी उठने लगे हैं। आरपीएससी की साख बचाने में जुटी सरकार एसओजी को खुली छूट दे रखी है, तभी नित नए खुलासे हो रहे हैं। कईयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आंखों में उदासी और चेहरे पर सन्नाटा। तस्वीरें इन दिनों सुर्खियों में चल रहे रामूराम रायका की हैं। आप में से कुछ लोग भले ही इनको जानने समझने में दिलचस्पी ना रखते हो, लेकिन रायका के खिलाफ बेरोजगार युवाओं में जो आक्रोश है उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भला इनके उन दोनों औलादों का भी नहीं हुआ जिन तक इन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर पहुंचाए थे। आज बेटी चेहरा छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तस्वीरें अजमेर की। एसआई भर्ती पेपर लीक में आरोपी बाबूलाल कटारा को सोमवार को एसओजी की टीम आरपीएससी लेकर पहुंची। इस दौरान एसओजी की टीम ने बाबूलाल कटारा के सामने ही उनके चैम्बर को खुलवाकर वहां पर रखे दस्तावेजों की जांच की। कटारा की आरपीएससी पहुंचने के करीब 2.5 घंटे बाद रामूराम रायका, उसके बेटे देवेश और बेटी शोभा रायका को एसओजी की टीम आरपीएससी लेकर आई, जहां पर उन लोगों से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर सुर्खियों में है। आज बाबूलाल कटारा को आरपीएससी लाया गया और उसके 1.5 घंटे बाद रामूराम रायका और उसके बेटे और बेटी को भी आरपीएससी कार्यालय लाया गया है, जहां पर चैम्बर खुलवाया गया। 10 महीने बाद जो बाबूलाल कटारा का चैम्बर एसओजी द्वारा सीज किया गया था उसे खोला गया है और उसमें जो दस्तावेज है उसकी चेकिंग की जा रही है। क्या क्या उसमें दस्तावेजों में रखा है उससे लेकर बातचीत की जा रही है। साथ ही रामूराम रायका और उसके बेटे बेटी के पास पेपर कैसे पहुंचा, इसे लेकर भी गहनता से पड़ताल जो है एसओजी की ओर से की जा रही है। एसओजी सभी आरोपियों को अलग अलग वाहनों में लेकर आरपीएससी मुख्यालय पहुंची। खबर है कि आयोग के निलंबित मेंबर कटारा ने ही पूर्व मेंबर रामूराम रायका को भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था। कटारा पर सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का भी आरोप है। सूत्रों के अनुसार
आयोग के अफसरों और कटारा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। राइका के बेटा बेटी फिलहाल एसओजी की गिरफ्त में है। अब तक रामूराम राइका के बेटा बेटी समेत 5 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इस एसओजी की पूछताछ के बाद इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं और गिरफ्तारियां भी आगे और हो सकती है। ऐसे में किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों को आज एक बार फिर आरपीएससी का कार्यालय लाया गया है। आरपीएससी में गहनता से पड़ताल हो रही है, पूछताछ दोनों से हो रही है। पेपर को लेकर कहां से ये पेपर मिला था, किस किस के हाथ में ये पेपर गया था, बेटे बेटी के पास ये पेपर कैसे गया और उनके माध्यम से किस किस को सप्लाई दी गई, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर आरपीएससी में दोनों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में अगला कदम आरपीएससी की ओर से जो है कई बार जो है कहा गया कि ठोस यहाँ पर जो है निर्णय लिए गए हैं और अलग अलग कदम और नवाचार भी यहाँ पर पेपर लीक को लेकर उठाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरह की जो है खबरें सामने आती हैं पेपर लीक जैसे, और कई मामले जो हैं अंदर से सामने आए हैं और सदस्य जो हैं एक नहीं दो गिरफ्तार होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आरपीएससी भी नजर आती है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब एक सवाल कि मुनेश के बाद कौन? दरअसल जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की कुर्सी जाना तय हो चुका है। ऐसे में अब निगम में महापौर पद के लिए फिर से जोड़ तोड़ शुरू हो गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि कार्यवाहक महापौर लाया जाता है या फिर से चुनाव कराया जाएगा। महापौर मुनेश गुर्जर के निलंबन की तैयारी। नए महापौर के लिए जोड़तोड़ शुरू। यूडीएच मंत्री से पार्षदों की मुलाकात। सोमवार को ही यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साफ कर चुके हैं कि जैसे ही एसीबी कोर्ट में चालान पेश करेगी, मुनेश गुर्जर का निलंबन तय हो जाएगा और मौजूदा पार्षदों में से किसी एक को 60 दिन के लिए मेयर की कमान अस्थायी तौर पर सौंप दी जाएगी। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी पार्षद जोड़तोड़ में जुट गए हैं। बीजेपी पार्षद कुसुम यादव के अलावा कांग्रेस पार्षद मनोज दुग्गल, दशरथ सिंह और उत्तम शर्मा ने भी यूडीएच मंत्री से मुलाकात की। नगर निगम हेरिटेज में जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, अगर उससे कांग्रेस पार्टी के पार्षद आहत थे और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने मेरे पास आ गए, मैंने उनको सुन लिया और निश्चित रूप से हम उनकी पीड़ा का निराकरण करेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में महापौर का पद ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और ऐसे में बहुमत के हिसाब से पाला कांग्रेस का भारी। वर्तमान में नगर निगम हेरिटेज में 17 ओबीसी महिला पार्षद हैं, जिनमें से कांग्रेस की 9 और बीजेपी की 4 ओबीसी महिला पार्षद हैं। 4 ओबीसी महिला पार्षद अन्य कैटेगरी में भी हैं। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि बोर्ड उनका है तो कानून के मुताबिक कार्यवाहक महापौर उनका ही बनना चाहिए। हालांकि नगर निगम हेरिटेज के चुनाव में अभी 14 महीने बाकी हैं। अगर नगर निगम के वर्तमान गणित पर गौर करें तो नगर निगम हेरिटेज में कुल 100 वार्ड है। महापौर बनाने के लिए 51 पार्षद जरूरी है। अगर महापौर निलंबित होती हैं, तो पार्षदों की संख्या 99 रह जाएगी। वर्तमान में कांग्रेस के 47 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के 42 पार्षद। पिछले चुनाव में 11 निर्दलीय पार्षदों में से 9 ने कांग्रेस को तो 2 ने बीजेपी को समर्थन दिया था। ऐसे में सरकार चुनाव करवाती है या फिर अस्थायी तौर पर महापौर नियुक्त करती है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये खबर है कि नगर निगम की वर्तमान महापौर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो गई हैं। और अब बात अजमेर में हुए साजिश की करेंगे। कानपुर के बाद अजमेर में ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश हुई है। वहां कालिंदी एक्सप्रेस के डिरेल करने के लिए ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया, तो अजमेर में मालगाड़ी के सामने 70 किलो के 2 सीमेंट ब्लॉक रखे गए। गनीमत रही कि मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। राजस्थान में ट्रेन डिरेल करने की कोशिश का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई मामले हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट।
किसने रची ट्रेन डिरेल करने की साजिश? आखिर कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? क्या लाइफलाइन पर नापाक नजर है? अजमेर के लामाना गांव स्थित डीएफसीसी कॉरिडोर पर सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को बेपटरी करने का यहां पर प्रयास किया गया। गनीमत रही कि ट्रेन स्पीड से थी और सीमेंट को ब्लॉक को उड़ाते हुए वह आगे निकल गई। इस सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकली। ये वही जगह है जहां पर इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। 1013/23 नंबर पिलर के पास इस घटना को यहां पर जो है ब्लॉक रखे गए और उसका चूरा जो है इसी पटरियों के आसपास देखा जा सकता है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ रखे ब्लॉक को उठाकर जब पटरी पे रखा गया उसके बाद के हैं। किस मंशा से इस ब्लॉक को यहाँ पर रखा गया ये कह पाना अब मुश्किल है। ट्रेन को लूटने की नीयत से जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर इसको जो है नुकसान पहुंचाने की नीयत से इसको जो है अंजाम दिया गया, ये सभी जो है जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश से पर्दा उठ रहा है, सवालों की लंबी फहरिस्त बनती जा रही है। पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को सिलेंडर से डिरेल करने की कोशिश हुई और अब अजमेर में रेलवे ट्रैक पर 2 जगह 70 किलो के सीमेंट ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही जगह कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्या आपने जांचा है, क्या परखा है, क्या देखा अभी तक? देखा, मामला तो सीरियस है। अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस मामले को लेकर किस तरह से जांच की जा रही है? क्योंकि ब्लॉक बड़ा था, अगर मान लो ट्रैक नीचे उतर जाती ट्रेन तो एक बड़ा हादसा है, नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा ही भयंकर हादसा होता वो। तो उन सब चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए या लोकल पुलिस से मिलके और इस केस को जितना जल्दी होगा वर्कआउट करने की कोशिश। क्या लगता है सर, कोई साजिशन ये घटनाक्रम हुआ है या फिर यहाँ के आसपास के लोगों की शरारत हो सकती है या लूट के इरादे से हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है? मतलब अब तक ऐसी घटनाएं अमूमन अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब इसके लिए तो जब तक एक्चुअल क्रिमिनल पकड़ में नहीं आएगा, उसका क्या इंटेंशन था, क्यों उसने रखा, तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। अजमेर में सनातना पागल गांव पर ये वही रेलवे ट्रैक है जहां मालगाड़ी को डिरेल करने के लिए 70 किलो वजन के सीमेंट के ब्लॉक रखे गए, लेकिन पुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। इस दौरान काफी दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले, जिसकी शिकायत रेलवे कर्मचारियों ने मांगलियावास थाने में दर्ज कराई है। जो लामाना गांव मांगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसकी ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। एसएचओ उच्च अधिकारी मौके पे हैं, बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। अजमेर डिरेल की साजिश की जांच शुरू हो गई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आतंक के निशाने पर है भारतीय रेलवे? लाइफलाइन पर किसकी नजर है? संदिग्धों से सवाल, कहां जुड़े हैं तार? ट्रेन डिरेल महज हादसा या कोई बड़ी साजिश? लेकिन राजस्थान में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली साजिश नहीं है। तारीखों पर गौर करें तो 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन पलटाने की साजिश। 28 अगस्त को 12 में छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया। 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन पर ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकराई थी। 8 सितंबर अजमेर के सरातना और बागड़ गांव के बीच रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए, मालगाड़ी डिरेल होते होते बची। कानपुर में ट्रेन डिरेल की साजिश में आतंकी एंगल से जांच एजेंसियां फिलहाल इंकार नहीं कर रही हैं। वहीं अजमेर में भी अज्ञात पर एफआईआर के साथ जांच अधिकारियों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से ट्रेनों को डिरेल करने की घटनाएं बढ़ रही हैं,
तो कहीं न कहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। इसके पीछे मकसद क्या था, इसे लेकर जो है अब स्थानीय पुलिस, थाना पुलिस के साथ साथ जो लोग हैं वो जो जुट गए हैं और अलग अलग स्थानों पर टीमें भेजी गई है, गांव में भेजी गई है। मोबाइल लोकेशन किसकी क्या आ रही थी उसको लेकर भी जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो, इसे लेकर भी यहां पर जो है कार्रवाई स्थानीय पुलिस की ओर से की जा रही है और इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल करने की बात सामने आ रही है। कैमरा पर्सन कुलचंद सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब बात यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा के बयान की करेंगे, जिन्होंने निकाय चुनावों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश एक साथ निकाय चुनाव करवाने का फैसला ले रहा है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर निकाय स्तर पर काम चल रहा है। राजस्थान सरकार का ये दृढ़ अभिमत है कि पूरे प्रदेश में एक राज्य 1 स्टेट 1 इलेक्शन होना चाहिए। इस दिशा में काम चल रहा है। उसके बाद दूसरा काम होगा, जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। एक शहर एक निकाय होगा, मतलब जो अंतिम जब चुनाव हुआ होगा तभी आप चुनाव करवाएंगे लास्ट में? 2025 में पूरे राज्य के चुनाव एक साथ कराने का प्रयास। राजधानी जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत एक्शंस जारी हैं। आज जालसू में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जहां मिठाई की दुकान पर भारी गंदगियां मिली। वहीं कल भी जूस की दुकान में कई खामियां पाई गई थी। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे त्योहार का सीजन पास आता है, वैसे वैसे मिठाइयों की बिक्री बढ़ती जाती है। हालांकि इसी त्योहारी सीजन में ही मिलावटी मिठाइयों से सेहत पर खतरा भी उतना ही रहता है। इसी की रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी विभाग कई अलग अलग अभियान चलाकर इस पर कार्रवाई करता है। इसी सिलसिले में मंगलवार को फूड सेफ्टी विभाग ने राजधानी जयपुर के जालसू में विनायक मिल्क फूड प्रोडक्ट पर कार्रवाई की, जहाँ टीम को भारी कमियां मिली। कार्रवाई के दौरान ये पाया गया कि रसगुल्लों का निर्माण भारी गंदगी में किया जा रहा था। साथ ही चाशनी में मधुमक्खियां और कीड़े भी मिले। वहीं स्टोर के अंदर ऊपर कबूतर और बिल्लियां भी बैठी मिली। इसके बाद लगभग 20,000 किलो बने हुए रसगुल्ले, राजभोग, केसर बाटी सीज किए गए। वहीं सोमवार को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मानसरोवर में राधा गोविंद जूस सेंटर पर कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर फलों के रस में मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट मिलाया जा रहा था। इसके अलावा फलों के रस में कलर मिलाकर बेचा जा रहा था। टीम को मौके पर कलर के कई डिब्बे मिलने के साथ ही सड़े फल फ्रूट भी मिले। इस दौरान डीप फ्रीजर में कई दिन पहले काट करके थैलियों में रखे गए फल भी मिले। अगले 1 से 1.5 महीने में दशहरा, दिवाली जैसे कई बड़े त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में हमें खुद भी सजग रहना होगा और ऐसे मिलावट के जहर से खुद को और अपने परिवार को भी बचा कर रखना होगा। जयपुर से सौरभ बीएसटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर 2 दिवसीय दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, एसीएस सीएम शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा भी दौरे पर हैं। इस दौरान दक्षिण कोरिया में दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का भी दौरा किया, जहां सीएम ने नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले छात्रों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने स्कूल के अंदर बने एडवांस टेक्निकल सेंटर को भी देखा, छात्रों से बातचीत की और कक्षाओं में पढ़ाई जा रही अत्यधिक उन्नत AI तकनीक की भी जानकारी ली। इस मौके पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा है।
उधर चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने आज बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन सहित कई बिंदुओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर अधिकारी इसकी गंभीरता समझते हुए पूर्ण जिम्मेदारी से काम करे। इस दौरान उन्होंने जिले से संबंधित 90 घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की और हर घोषणा की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा की। मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि मानसून के बाद सड़क बनाने और मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। बरसात का तहसीलवार आंकड़ा उपलब्ध करवाया जाए, ये निर्देश भी दिए गए। साथ ही बरसात के कारण सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, कैनाल और घरों आदि को हुए नुकसान की रिपोर्ट दिए जाने की भी बात कही। वहीं मंत्री खीवसर ने कहा कि एमपॉक्स को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जो है वो अति गंभीर है कि जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको जमीन पे उतारना, जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज करना है। आप कभी इतनी सरकारें हमने भी देखी, आपने भी देखी, आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि बजट घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री जी पीछे पड़ जाएं कि भाई इनको जल्दी ग्राउंड पे लाओ, मैं पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये जो जितनी भी घोषणाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो लॉन्ग टर्म है उसकी ज़मीन अवेलेबिलिटी, तो हमने उसके बारे में हमने पूरी समीक्षा ली कि इसको जल्दी से जल्दी हमें ये पैसा ग्राउंड पे लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बरसात जो अतिवृष्टि हुई है, भगवान की कृपा से आपका अनूपगढ़ और जो बीकानेर है उसमें वो हालत नहीं हुई जो अधिकांश राजस्थान की हुई। अपन लकी थे, इतनी जनहानि भी नहीं हुई, पशु हानि भी नहीं हुई और इतने मकान भी नहीं गिरे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ राजस्थान। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि प्रशासन से ये पूछो कि सड़कें, चिकित्सालय, स्कूल बिल्डिंग्स कौन कौन सी कितनी खराब हुई हैं और क्या उसका एस्टिमेट है, ताकि वो कह रहे मैं फंड इसको तुरंत रिलीज करना चाहता हूँ। और करेंगे अगली खबर का। आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें फील्ड के चैंपियंस को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बागमार मौजूद रहीं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा, कोई भी महिला सशक्त बनने का पहला कदम उठाती है, कोई जॉब करना चाहती है, कोई हायर एजुकेशन जाना चाहती है, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट उसके परिवार का जरूरी होता है। जब तक हम सब मिलकर सोसाइटी की सोच मानसिकता को नहीं बदलेंगे, हमारी सोसाइटी की मानसिकता को नहीं बदला जा सकता। ये जो शक्ति उत्सव का आज आयोजन हुआ उसमें मैं हमारे साथ जो संस्था काम कर रही है, क्रिस होन जो CIFF के माध्यम से बहुत कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी स्कीम्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर आज पधारे थे। और हमारी मंजू जी भी यहीं पर हैं, हमारी पूरा विभाग यहाँ है, बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनको इससे बेनिफिट मिला है। ये जो प्रोग्राम ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, इसको और आगे भी बढ़ाने की योजना है। और आज जो हमारे बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं जिसको हम लोगों ने भी सप्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, उसमें जितनी महिला बेनिफिशरीज हैं वो भी यहाँ पर आज उनको भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है। महिला सशक्त होगी तो प्रदेश सशक्त होगा और देश सशक्त होगा। देखो, राजस्थान के अंदर पोषण सप्ताह के अंतर्गत जो आज शक्ति उत्सव प्रोग्राम विभाग द्वारा आयोजित किया था, इसके अंदर जो है एक सिप फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है क्रिंस जॉन, वो भी आए थे और वो भी यही चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो महिलाएं, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग जो वुमेन्स हैं, उनके लिए उनके पोषण के अंदर किस तरह से हम लोग उनके न्यूट्रिशंस वगैरह देकर उनकी हेल्थ में अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि जो मातृ वंदन योजना जो हमारी चली आ रही है, उस योजना के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमने महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राशि जो है 5,000 से बढ़ाकर हमने 6,500 रुपये कर दी गई है, ताकि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो और वो अपने अच्छा जब वो खाएंगी तो निश्चित रूप से उनका जो बेबी है वो भी हेल्दी बेबी होगा। तो उसके तहत जो है हम एक पोषण सप्ताह बना रहे हैं, ताकि हमारी बच्चियाँ और हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उनको। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। वाणिज्य कर विभाग का सहायक आयुक्त ट्रैप हुआ है। रविंद्र जैन को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जैन अपने कार्यालय में 80 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। रिजॉर्ट के संचालक से रिश्वत ले रहा था। 90 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।
टैक्स लायबिलिटी कम करने के एवज में घूस मांगी गई थी। जैन के निवास पर भी एसीबी की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रविंद्र जैन को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वाणिज्य कर विभाग का सहायक आयुक्त ट्रैप हुआ है। तो 8 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए एसीबी की ओर ने कार्रवाई की है और एसीबी की ओर से सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें। पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है, उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहिमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिणाम जारी किया। कक्षा 10वीं में 80.30% परिणाम रहा, यानी कि 80% से ज्यादा छात्र यहां पर पास हुए हैं। तो वहीं कक्षा 12वीं में 63.09% ही परिणाम रहा, यानी कि 65% से लगभग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा को पास किया है, बाकी फेल हो गए हैं। 12वीं में प्रथम स्थान प्रियंका पवार ने प्राप्त किया है। शिक्षा मंत्री ने फोन कर प्रियंका पवार को शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे। अगली खबर भीलवाड़ा से, जहां पर गंगापुर थाना के सीआई फूलचंद और डीएसपी रितेश कुमार पटेल का विवाद फिर से गहराने लगा है। जहां सीआई ने डीएसपी पर बजरी से भरे ट्रैक्टर छुड़वाने के आरोप लगाए, तो वहीं डीएसपी ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो मैं बजरी से भरे ट्रैक्टर छुड़वाने जाऊं। देखिए रिपोर्ट। अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने पर सीआई और डीएसपी आपस में उलझ गए। दोनों ड्राइवर्स के पास बजरी परिवहन का कोई लाइसेंस नहीं था। दोनों ट्रैक्टर जोधपुर पासिंग के थे और इनमें जीपीएस लगे हुए थे। इस पर इन्हें जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया गया था। इसके बाद डीएसपी रितेश कुमार भी वहां पहुंचे और ट्रैक्टर छोड़ने की बात कही, लेकिन सीआई ने छोड़ने से मना कर दिया। वहीं सीआई ने बजरी से भरे ट्रैक्टरों की जानकारी खनिज विभाग को दे दी। खनिज विभाग अब बजरी के हिसाब से ट्रैक्टर मालिकों से जुर्माना वसूल करेगा। लाइसेंस वगैरह बजरी का परिवहन का तो नहीं होना बताया, जिसको हम लेकर आ रहे थे तो सिटी में नहीं लगा, हम बार बार लेकर आ रहे थे तो इस पे जीपीएस लगे हुए थे। मैसी ट्रैक्टर थे, जोधपुर पासिंग थे और थाने गए, इसकी रिपोर्ट डाल दी, माइनिंग विभाग को सूचना कर दी। वहीं डीएसपी रितेश कुमार पटेल ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं बजरी के ट्रैक्टर छुड़वाने जाऊं। एसएचओ गंगापुर ने जो आरोप मुझ पे लगाए हैं वो सरासर गलत है।
हाँ, मैं थाने गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थाने केवल इसलिए गया था कि इसी प्रकार की घटना 3 दिन या 4 दिन पूर्व भी हुई थी। एक ट्रैक्टर लाए और उसे या तो तोड़बट्टा करके छोड़ दिया या किसी दबाव में छोड़ दिया। तो मैं केवल ये एश्योर करने गया था कि कार्रवाई प्रॉपर हो, कोई भी तोड़बट्टा नहीं हो। दरअसल सीआई और डीएसपी में पहले से ही डोडा चूरा तस्करी के मामले को लेकर खींचतान चल रही है, जिसमें 4 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर किया गया था, जिसमें से 2 कांस्टेबल, डिप्टी का गनमैन और ड्राइवर था। ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विवाद पूरे जिले में फैल चुका है। सोशल मीडिया पे लगातार पुलिस को ट्रोल किया जा रहा है। पुलिस की ये फूट कहीं ना कहीं जो अवैध बजरी खनन माफिया हैं उनके लिए एक फायदे का मौका बनती हुई जा रही है। क्या इस फूट के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ेगी? क्या इस फूट से कहीं ना कहीं अवैध बजरी खनन माफिया को फायदा होगा? क्या जनता इस फूट के कारण परेशान होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजन दुष्यंत लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस द्वारा किस तरीके से अपने ही डिपार्टमेंट में जो फूट हुई है उससे निपटा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज। और बुलेटिन में अब बात मौसम की, जहां बताया जा रहा है कि अभी मानसून बाकी है। जी हां, राजस्थान में जल प्रहार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 11 सितंबर से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। हालांकि 15 सितंबर के बाद थोड़ी राहत मिलने के भी आसार हैं, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं है। 6 जिलों में बारिश की भारी चेतावनी जारी की गई है, जबकि 29 जिलों में येलो अलर्ट है। जल प्रहार से हाहाकार, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं जल भराव से परेशानी। इन दिनों प्रदेश में इंद्रदेव खासे मेहरबान है। कहीं मूसलाधार बारिश है तो कहीं बारिश के बाद जलभराव की स्थिति विकट बनी है। ऐसे में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरों को देखिए। इन्हें देखकर हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीर है अजमेर की, जहां जलभराव से बुरे हालात हैं। घुटनों घुटनों तक पानी भरा है। ऐसे हालात में प्रशासन लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। आना सागर, फाय सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, पुष्कर रोड, गौरव पथ, डिफेंस कॉलोनी में पानी भरा है। अब 12 से आई तस्वीरों को देखिए, जहां एक तरफ लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के बाद राजकीय महिला महाविद्यालय का छात्रावास टापू बन गया है, जिसके चलते छात्राओं का स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सावित्रीबाई फुले स्नातकोत्तर छात्रावास के चारों तरफ घुटने घुटने तक पानी भरा है। तो मेरे को यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए। 4 साल से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना घुटने से ऊपर तक बरसात में पानी भर जाता है और पानी उसके कोई निकासी नहीं है यहाँ पे निकालने के लिए। और इसकी शिकायत हमने सर आगे तक भी की है। विधायक जी से पास गए तो उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया सर इस चीज का। एक बार मैं निकल रही थी, पैर फिसल गए, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा था तो मेरे पैर में भी लगी, इसलिए मुझे दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है। मैं दूसरे को लेके जाती हूँ कोचिंग। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें बूंदी से आई, जहां जल भराव के बीच शव यात्रा को निकाला गया। निचली बस्तियों में भरे पानी की निकासी को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जाने के बाद हालात इतने खराब हो गए। पर यहाँ पे न तो प्रशासन सूद ले रहा, नहीं जो कॉलोनाइजर है वो सूद ले रहे हैं। हमने कई बार शिकायत करी है। कंडीशन ये है कि हमारे पास में किसी की डेथ हो गई तो आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी भरा है, पानी के अंदर से निकालना पड़ रहा है। जो कंडीशन है वो ये है अभी जो आपके सामने। उदयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। एक तरफ मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव के हालात हैं, तो दूसरी तरफ पेड़ गिरने की तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास सालों पुराना गुलमोहर का पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं लेगी, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
गरजा तेजस, थर्राया दुश्मन। जोधपुर में तीनों सेनाओं ने मिलकर इतिहास रच दिया है। सोमवार को तीनों सेनाओं के उप प्रमुख ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। साथ ही आने वाले दिनों में इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे 7 देशों के चीफ भी तेजस को उड़ाएंगे। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में वायुसेना का जलवा। जल, थल और नभ एक साथ। तीनों वाइस चीफ ने भरी उड़ान। बॉर्डर पर अभ्यास, टेंशन में पाकिस्तान। जोधपुर में तीनों सेनाओं ने इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार जल, थल और नभ सेना के वाइस चीफ ने तेजस में उड़ान भरी है। जोधपुर एयरबेस पर चल रहे तरंग युद्धाभ्यास पार्ट 2 में सोमवार को तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। ये पहला मौका है जब आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल एपी सिंह और नौसेना के वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन ने भारत के स्वदेशी जहाज तेजस में उड़ान भरी है। आपको बता दें कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 14 सितंबर तक चलने वाला है, जिसमें 12 सितंबर को 8 देशों के एयरफोर्स चीफ तेजस उड़ाएंगे। बारह सितंबर को इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ग्रीस, श्रीलंका, यूएई और जापान के एयर चीफ मार्शल जोधपुर पहुंचेंगे। इस दौरान सभी एयरफोर्स चीफ तेजस और सुखोई में उड़ान भरेंगे। इससे पहले 7 सितंबर को तरंग शक्ति अभ्यास में ओपन डे शो हुआ। इस दौरान आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30, तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड ने करतब दिखाए। वहीं सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमानों ने आसमान में तिरंगा बनाया और दर्शकों को रोमांचित किया। इंडियन एयरफोर्स की एयर वॉरियर ड्रिल टीम के 28 मेंबर्स ने हाथ में राइफल लेकर म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दी। साथ ही राइफल से करतब दिखाते हुए डिफरेंट फॉर्मेशन बनाए। पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण एयरबेस के रूप में शुमार जोधपुर वायु सेवा स्टेशन पर पहली बार बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा फेज आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत के अलावा अन्य 7 देशों के वायु सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के तहत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ग्रीस, यूएई देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनके साथ भारतीय वायुसेना तकनीक के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही हैं। ऐसे में स्वदेशी हथियारों की नुमाइश करने के साथ साथ तीनों वाइस चीफ का तेजस में उड़ान भरना सेना के विश्वास और भरोसे को प्रदर्शित करता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। अगली खबर डूंगरपुर से, जहां पर आंतरी वन इलाके के बोरखेड़ गांव में लेपर्ड पिंजड़े में कैद हो गया। यह लेपर्ड 2 दिन पहले बकरी के शिकार के बाद उसे खाने के लिए आया था और पिंजड़े में फंस गया। लेपर्ड के रेस्क्यू के बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वन विभाग की टीम लेपर्ड को वापस सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़कर वापस आ गई। आंतरी वन क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लेपर्ड दिखाई देने के बाद लोग डरे हुए थे। ये लेपर्ड बोरखेड़ गांव में 2 दिन पहले राजमल परमार के घर के बाहर बंधी बकरी को उठा ले गया था।
ग्रामीणों ने बकरी को लेपर्ड के शिकंजे से छुड़ाने के लिए पीछा भी किया, लेकिन लोग उसे नहीं ढूंढ पाए। सूचना पर वन विभाग की टीम आंतरी फॉरेस्ट रेंज पहुंची थी और तलाशी अभियान के दौरान राजमल के घर से कुछ ही दूर पर बकरी का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों के डर को देखते हुए वन विभाग ने गांव में ही एक पिंजरा भी लगाया और उसमें मरी बकरी रख दी। देर रात लेपर्ड बकरी को खाने के लिए पिंजरे में आया और कैद हो गया। कोटा के रामगंज मंडी में गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रोजाना अलग अलग झांकियां सजाई जा रही हैं। आज शहर के पुराने हॉस्पिटल के सामने लाल बाग के राजा के दरबार में कोबरा आ गया। श्रद्धालुओं को सांप गणेश प्रतिमा के गले में लिपटा हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने गणेश प्रतिमा पर लिपटे सांप को आस्था की नजर से देखा। सांप 15 मिनट तक प्रतिमा पर घूमता रहा। बाद में समिति ने इसका पूजन भी किया और इसके बाद सांप वहां से चला गया। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर एक सांप भगवान गणेश की मूर्ति से लिपटा हुआ नजर आया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर जयपुर से है, जहां सचिवालय के मंत्रालय भवन में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बड़ा ऐलान कर दिया। मंत्री ने कह दिया कि हम 31 अक्टूबर के बाद से उन लोगों को मुफ्त राशन नहीं देंगे जो EKYC नहीं कराएंगे। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी प्रदेश में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, लेकिन EKYC की प्रक्रिया शुरू की गई तो केवल 3 करोड़ 60 लाख 52 लोगों ने ही EKYC कराए हैं। मंत्री सुमित गोदारा हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्यों जरूरी हुई EKYC और इससे कितना आप इस चीज को ज्यादा स्पष्ट मानते हैं कि जो पात्र हैं या फिर वास्तविक में प्रदेश की जनता है वो ही अपना EKYC करवा पा रहे हैं और वही लाभ ले पाएंगे? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था जिसके अनुसार EKYC प्रत्येक लाभार्थी को जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है उसको EKYC कराना अनिवार्य था। 15 अगस्त की तारीख थी, पर हमने इसे बढ़ाया और पहले हमने 31 अगस्त करा और अभी भी। उधर झुंझुनू में अब मूक बधिर की पीड़ा समझने और मूक बधिर को अपनी पीड़ा अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए समझाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसमें QR कोड सेतु का काम करेगा। जी हां, अन्ना फाउंडेशन की पहल पर नुपुर संस्थान के सहयोग से जिले के हर सरकारी कार्यालय में QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिसको स्कैन करने से एक वीडियो कॉल जनरेट होगा। इस वीडियो कॉल के जरिए संस्थान के वो प्रतिनिधि जो मूक बधिर की साइन लैंग्वेज को समझते हैं वो इनकी पीड़ा को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बताएंगे। हमारे कार्यालय में आते हैं तो जनरली वो अपनी बात हमें नहीं समझा पाते हैं। हम जो उनको बोलते हैं तो वो सुन नहीं पाते, तो एक कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं उसमें रह जाता था। मूल जो समस्या थी उसको हल करने में समस्या आती थी। एक QR कोड इनके द्वारा दिया गया है, अभी ऑफिसों में लगाया गया है, जैसा आपने देखा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 8 की फाइट। नमस्कार।